तो बच्चों आपके लास्ट राउंड में जो है हम लोगों ने एरर एनालिसिस का टॉपिक कंप्लीट कर दिया था ना आपके मेजरमेंट वाले टॉपिक में से। अब इसका जो लास्ट पार्ट बनेगा इस चैप्टर का बचता है। इस चैप्टर में जो आपके यूनिट्स मेजरमेंट वाला टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 आपके सिलेबस में, उसमें आप देखेंगे आपसे कहा गया था कुल मिला के 3 पार्ट होंगे और 3 पार्ट होंगे। पार्ट फर्स्ट का फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट टेक्निक्स, तो उनमें हम लोगों ने सोनार, राडार, ये याद होंगे, पैरेलैक्स मेथड, इन सब की चर्चा कर ली थी। कोपरनिकस मेथड, केपलर्स मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस। नेक्स्ट जो हमारा था, चूँकि हम मेजरिंग टेक्निक्स से पे बात कर रहे थे, तो फिर उसके बाद हम लोगों ने पिछले टर्न्स में जो पार्ट लिया हुआ है वो आपका कौन सा है, वो है एरर्स इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। ट्रू वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करें, कैसे उन्हें एकोमोडेट करें, और आपको याद होगा सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग ऑफ। जो आपने ऑब्जर्वेशन ली है, जो मेज़रमेंट लिया है, आखिरकार उसको आप कैसे लिखें तो कितने डिजिट्स तक लिखें, कितने तक नहीं लिखें, ये भी आपको समझ में आ जाता है। अब इसके बाद ध्यान देखना, हम एक नई चीज़ पर जाते हैं और ये भी टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस एक ऐसा टॉपिक है जो ध्यान से देखोगे जो केवल इस चैप्टर तक लिमिटेड नहीं है। ये डायमेंशनल एनालिसिस टिल इन 11th एंड एज वेल एज इन 12th, जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे, जैसे मैं आपको बताऊँ एक सिंपल चीज़, यूनिट जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे अपना, ये इसका क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स हैं। बट यूनिट्स आर नॉट कन्फाइंड टू दिस चैप्टर ओनली। आप यहाँ से लेके 12th तक, बीएससी तक, एमएससी तक, जब भी फिज़िक्स का कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे और जब भी कोई नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस होगी, मान के चलें अभी जैसे हम 11th का एक एग्जांपल लेते हैं, आगे चल के हम वर्क, एनर्जी, पावर, आपका सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, इनकी बात करेंगे। 12th में आप आएंगे हम रेजिस्टेंस, करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा करेंगे। एवरीवेयर यू हैव टू गिव द यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। तो आपको समझ में आएगा, अगर इस टॉपिक में हम यूनिट्स सीखते हुए जा रहे हैं तो दीज आर नॉट कन्फाइंड टू दिस चैप्टर ओनली, वो आपकी ओवरऑल हर जगह लगती हैं। ऐसे आप डायमेंशंस पे जाएंगे तो जितने भी आपके आगे के टॉपिक्स बनेंगे, जितनी भी क्वांटिटीज़ आएंगी, उन सब में आप देखेंगे हर जगह हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस की चर्चा ज़रूर करते हैं, और वो लगातार 2 साल हर चैप्टर में जब जब कोई नई चीज़ पढ़ेंगे तो उसमें आती है। तो फिर अब एक सवाल बस जो बनता है वो यही बनता है, जो मैंने कहा कि हम लोग डायमेंशंस की चर्चा करते हुए जाते हैं, तो फिर आपके दिमाग में यही सवाल बनेगा, तो फिर आखिरकार ये जो डायमेंशंस हैं, ये जो हम टॉपिक ले रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस, ये आखिरकार है क्या। और डायमेंशंस या डायमेंशनल एनालिसिस की जैसी हम चर्चा करने जाते हैं तो एक बहुत छोटी चीज़ बताता हूँ। हम लोगों ने ध्यान दिया होगा ड्यूरिंग टुडे, कम से कम इतना तो पढ़ ही लिया है कि जो भी तमाम सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, द फिज़िकल क्वांटिटीज़ लाइक वाइज द लेंथ, मास, वॉल्यूम, एरिया, और भी अदर्स, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, देन वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, जिसके हम लोग कल क्वेश्चंस कर रहे थे। These quantities can be categorized in 2 ways. Either these are fundamental quantities or these are derived quantities. Fundamental quantities और the base quantities, ये आपको याद है। Fundamental और derived quantities कौन सी थी? Which can be measured directly, number 1, and which do not depend on the others. जबकि derived quantities आपके लिए कौन सी थी? जैसे मैंने कहा था, एरिया, डेंसिटी, वॉल्यूम, speed, acceleration, velocity, force, and large number of other physical quantities. These are derived. Why? Because these are calculated on the basis of the fundamental quantities. तो जब भी हम कभी कैलकुलेटेड की बात करते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा, पिछले टर्न्स में हम बात कर रहे थे कि अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के मेजरमेंट में एरर है, देन इट विल प्रोपेगेट टू द कैलकुलेशन ऑफ द डिराइव्ड क्वांटिटी ऑल्सो। तो अब याद आ गया होगा आपको, याद आएगा हमारे पास कुल जमा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आती हैं, और जब कुल जमा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आती हैं तो आप देखेंगे जैसे उनमें से मैं अभी 3 बेसिक क्वांटिटीज़ के नाम लिखता हुआ जाता हूँ, ज़्यादा नहीं ले रहा, ऑल द 7 नहीं ले रहा हूँ मैं। इन स्टार्टिंग आई एम जस्ट डिस्कसिंग 3। नंबर 1 मास, नंबर 2 लेंथ, एंड नंबर 3 इज़ द टाइम। ये सबसे इनिशियल आप देखेंगे 3 आपकी बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। अब एक छोटी सी बात याद दिलाता हूँ, जैसे हमने ये 3 क्वांटिटीज़ लिखी, आपको नज़र आएगा अदर क्वांटिटीज़ आर डिपेंडेंट ऑन दैट, और इससे रिलेटेड आपको एक सिमिलर फिनोमेना दिखाता हूँ। केमिस्ट्री में आपने 2 चीज़ें पढ़ी होती हैं, एक आपने पढ़े होते हैं एलिमेंट और एक आपने पढ़े होते हैं कंपाउंड।
कोई मुझे बताएगा एलिमेंट और कंपाउंड में क्या फ़र्क होता है? सब केमिस्ट्री पढ़ के आए? Elements are made up of single molecule and compounds are made up of more than one or two molecules. सही है, मोर देन वन। हाँ अनुज सिंह तोमर, 11वीं की क्लास है, क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे हो? 11वीं की क्लास है। सही कह रहे हैं आप। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में यही डिफरेंस है कि एलिमेंट्स और कंपाउंड जब आप जाते हैं तो एलिमेंट्स जो है आपने ध्यान दिया होगा सिंगल टाइप ऑफ एटम्स हैं, यानी कहा जाए ये बेसिक्स हैं, जबकि जो आपके कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स क्या है आपने ध्यान दिया, कंपाउंड्स आर डिराइव्ड क्वांटिटीज़। जो आपके पास एलिमेंट है सोडियम पोटेशियम, उन्हीं के कॉम्बिनेशन से जो आप बनाते हैं दैट इज़ कंपाउंड। यानी अगर हम फिज़िक्स के तौर पे कहें, ध्यान देखना थोड़ा सा नाम बदलता हूँ, तो आप कह सकते हैं एलिमेंट कौन है, एलिमेंट्स को आप कह सकते हैं एलिमेंट्स आर लाइक द फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और कंपाउंड्स आपके कौन से होंगे, कंपाउंड्स आर लाइक द डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ये आपके फंडामेंटल की तरह है और ये किसकी तरह है, ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की तरह है। तो क्या ये समझ में आ जाता है? अब जैसे एग्जांपल मैंने लिया, माने चले आपके पास 2-3 एलिमेंट ले लेता हूँ, सोडियम, एक मैं ले लेता हूँ कार्बन, फिर मैं एक ले लेता हूँ ऑक्सीजन, ठीक है ना, और सिंपल से 3 एलिमेंट लिए जिन सबके सिंबल आपको मालूम है। एंड हियर आई एम राइटिंग अ कंपाउंड, एंड व्हेन आई एम राइटिंग अ कंपाउंड सो नेम ऑफ द कंपाउंड इज अ सोडियम कार्बोनेट। क्या आपने ध्यान दिया जब आप सोडियम कार्बोनेट लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? हाउ टू राइट द सोडियम कार्बोनेट, कोई मुझे बताएगा? अरे किसी को सोडियम कार्बोनेट लिखना नहीं आ रहा क्या? वीडियो आपका दिक्कत दे रहा है, एक सेकंड देख लेते हैं। सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मुझे बताएं, मैंने कहा सोडियम कार्बन एंड ऑक्सीजन आर दी एलिमेंट्स, और आपने एक कंपाउंड लिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट। अगर आपसे कहा जाए राइट डाउन सोडियम कार्बोनेट, देन हाउ विल यू राइट सोडियम कार्बोनेट? आप सोडियम कार्बोनेट कैसे लिखेंगे? NaCO3 लिखेंगे। ये किसने बताया भाई? आदर्श। नहीं, आदर्श गलत बता रहे हो बेटा। कंपाउंड के फॉर्मूले 11th में आके गलत बताओगे, कैसे काम चलेगा? व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ दी, हाँ इसीलिए कहा, क्योंकि ये तो लास्ट ईयर वॉशिंग सोडा के नाम पे पढ़ चुके हो ना, इसलिए मैंने पढ़ा हुआ लिया हुआ है। ऐसा भी नहीं, हम चाहें तो हम तो बात कर सकते हैं अमोनियम सल्फेट और एल्यूमिनियम कार्बोनेट की, उसमें आप एक बार सोच सकते हैं। ये तो बिल्कुल सही सही बताएं। और जब आप Na2CO3 ले रहे हैं तो क्या आपने ध्यान दिया, वेन एवर यू आर राइटिंग Na2CO3 देन देयर आर 2 फंडामेंटल थिंग्स। नंबर 1, दिस कंपाउंड इज डिराइव्ड फ्रॉम दीज एलिमेंट्स। दूसरा आपको ध्यान जाएगा, यू हैव यूज्ड द केमिकल सिम्बॉल्स ऑफ सोडियम कार्बन एंड ऑक्सीजन। आपको जब ये डिराइव्ड क्वांटिटी लिखनी है, जब आपको कंपाउंड लिखना है, एट दैट टाइम यू आर यूजिंग द केमिकल सिम्बॉल्स। मोर ओवर दीज आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसीज 2, 3, 4, 1 वॉट एवर मे बी इट, ठीक। और अगर ऐसा है तो फिर हम यहाँ जाते हैं, ध्यान से देखें। अब इस प्रोसेस को फिज़िक्स में लेके जाता हूँ। हमने लिया है मास, लेंथ एंड टाइम। मास, लेंथ एंड टाइम को मैं 3 छोटे छोटे सिंबल प्रोवाइड कर देता हूँ। और एक अच्छी बात है, अनलाइक द केमिस्ट्री दीज सिंबल्स आर क्वाइट सिंपल, बिकॉज इन केमिस्ट्री हाइड्रोजन इज H, कार्बन इज C, सल्फर इज S, बट सोडियम इज नॉट S, सोडियम इज समथिंग एल्स। वो फिर बोले लैटिन नाम पढ़ के आओ, ये करके आओ, उससे निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई झंझट नहीं। M स्टैंड्स फॉर मास, लेंथ स्टैंड्स फॉर L एंड T स्टैंड्स फॉर द टाइम। क्वाइट सिंपल, मैंने कहा इनके आपको डायमेंशनल सिंबल मिलेंगे। अब मैं दिखाता हूँ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को आप इनके फॉर्म में कैसे लिखते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को हम इनके फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देखना। कोई भी अगर डिराइव्ड क्वांटिटी लें, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ देखें एरिया।
और एरिया इज इक्वल्स टू आपको मालूम होता है कितना होता है, एरिया इज इक्वल्स टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। सही हूँ मैं? अब ज़रा देखें ध्यान से, दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ डायमेंशनल सिम्बॉल्स जस्ट लाइक द केमिकल सिम्बॉल्स। जब आप डायमेंशनल सिम्बॉल्स लिखेंगे तो जो आपको फॉर्मूला यहाँ मिलता था दैट वाज नोन एज द केमिकल फार्मूला, नाउ इट विल बी नोन एज द डायमेंशनल फार्मूला। अभी अगर हम यहाँ पर कहें एरिया का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो ध्यान देखें यहाँ हम कह सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला इज इक्वल्स टू, इन प्लेस ऑफ लेंथ आप रखें एल। अब एक सवाल बना, हम ब्रेथ की जगह क्या क्या रखेंगे, तो ब्रेथ की जगह तुम क्या रखोगे, सभी को आवाज़ आ रही प्रॉपर, नहीं आ रही? आ रही है। अच्छा आवाज़ तो आ रही है, जवाब नहीं आ रही, ठीक है कोई बात नहीं। आए, मैं आपसे कहता हूँ आप लेंथ की जगह रखेंगे एल, इसकी जगह बी मत रख दीजिएगा। लेंथ एंड ब्रेथ तो एल एंड बी तो आप उसमें लेते हैं शॉर्टकट फॉर्म में। यहाँ मैं डायमेंशन सिंबल की बात कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास केवल 3 डायमेंशन सिंबल्स हैं, मास एम, लेंथ एल, टाइम टी। देयर इज़ नो सिंबल फॉर ब्रेथ। आप कहेंगे ब्रेथ के लिए तो कोई सिंबल ही नहीं है, मैं कहूँगा है। अगर एक बात ध्यान से देखें तो मुझे एक बात बताएं, आप में से तमाम सारे 11th के लोग मेरे सामने पढ़ रहे हैं, मेरे ग्रुप में इस समय जुड़े हुए हैं सामने। एक छोटी सी बात मैं पूछता हूँ, मेरे बैच में तमाम सारे लोग हों एंड आई एम टेकिंग द नेम्स। मान के चले मेरे बैच में महेश, दिनेश, सुरेश, गणेश, नरेश, राजेश, ऐसे 6 लोग हों। आई एम रिपीटिंग महेश, गणेश, दिनेश, नरेश, सुरेश एंड राजेश। आप मुझे बताएं जब मैं उन्हें पढ़ा रहा हूँ तो मेरे लिए इन 6 में डिफरेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बताओ कैसा है? ये 6 लोग मेरे बैच में सामने बैठे हैं, मैंने पढ़ा रहा हूँ तो मैंने अलग अलग तरीके से पढ़ाऊँगी, मतलब इनके लिए मेरे मन में कोई डिफरेंस होगा कि मुझे सारे सेम नज़र आएंगे? बताओ बाल को क्या ख्याल है? एक ही तरीके से पढ़ाएंगे। माधव सिंह का कहना है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने ध्यान नहीं दिया। जब उन बैच में पढ़ाते हैं, कई लोग तो पिछले साल भी पढ़े हैं, कैसा ध्यान दिया है? बोले लड़कियों को अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, लड़कों को अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, पीछे बैठे हैं उनको अलग साउंड देंगे और आगे बैठे वाले को नोट्स देंगे, पीछे वाले को सिर्फ रिटर्न वर्क कराएंगे। दैट कांट बी डन। जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ध्यान देखना, मुझे इस बात से मतलब ही नहीं होता कि इनमें से कौन महेश है, हु इज़ दिनेश एंड हु इज़ नरेश। ना जेंडर बेस पे, ना हमने कहा आपके स्कूल बेसिस पे, ना आपकी सोसाइटी, ना आपकी कॉलोनी, ना आपकी कास्ट, किसी भी बेसिस पे आई एम नॉट डिफ्रेंशिएटिंग द स्टूडेंट्स। एंड वाई आई एम नॉट डिफ्रेंशिएटिंग दैम, मैं उनमें डिफरेंस क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ध्यान देखना, इन सारे लोग जो मेरे सामने बैठे होंगे या बैठे होते हैं, चलो इस समय मैंने कहा लॉकडाउन है तो आप लोग अपने घर में बैठे हैं, बट मेरे सामने बेंचेस जो होती हैं उन पर बैठे होते हैं, तो मैंने कहा मेरे लिए उनमें डिफरेंस क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑल देम हैव डिफरेंट नेम्स, कास्ट्स, origins, but ultimately from my point of view all of them are same, they are 11th students। हाँ, उस बैच में कोई 9th का आके बैठ जाए तो उसके साथ अलग कहूँ, उससे पूछना पड़ेगा तुम क्यों बैठ गए, तुम्हें क्या समझ में आएगा। 10th वाला घुस जाए तो उसके साथ कुछ और पूछेंगे, बट फॉर ऑल द 11th क्लास स्टूडेंट दे विल बी डील्ड एज वन। और इसलिए बहुत ध्यान से देखना जब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, और यही छोटा सा बेसिक है, पूरी डायमेंशनल एनालिसिस में कई बार आपको लगेगा और मैं यही एग्जांपल आपको याद दिलाऊंगा कि आपने ध्यान दिया है, जब आप लेंथ और ब्रेथ की बात कर रहे होते हैं, दो दे हैव डिफरेंट नेम्स बट अल्टीमेटली लेंथ एंड ब्रेथ आर सेम। लेंथ का मतलब होता है द लॉन्गर लेंथ और ब्रेथ का मतलब होता है द शॉर्टर लेंथ। फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेज़रमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंथ और ब्रेथ एक ही होती हैं, एक ही फैमिली की मेंबर हैं। बस लेंथ क्या है, मैंने कहा लॉन्गर लेंथ, मैथमेटिकल बोलोगे अलोंग द एक्स, लेंथ मेजर्ड अलोंग एक्स एक्सिस इट इज़ लेंथ, एंड लेंथ मेजर्ड अलोंग वाई एक्सिस इट इज़ कॉल्ड ब्रेथ। नाम अलग अलग रख दिए ताकि आदमी को पता रहे एक्स वाली एक्सिस पे जा रहे हो कि वाई पे। और ध्यान दिया अगर इसी लेंथ को
इफ़ वी आर मेजरिंग इट अलोंग द जेड एक्सिस तो फिर क्या नाम दोगे? हाइट नाम दे दोगे। और हाइट में भी खास बात, इफ़ यू आर मेजरिंग अलोंग द पॉजिटिव जेड देन इट इज़ हाइट, बट इफ़ यू आर मेजरिंग अलोंग नेगेटिव जेड then it is depth. So these are the four name, but in all the four cases you are measuring the same quantity length, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter. What are you doing? You are measuring the same thing by same phenomena. इसलिए मैंने कहा था एक अलग अलग आदमी के हिसाब से चारों अलग अलग हो सकते हैं, बट जब हम डायमेंशन या सिंबल की बात कर रहे हैं तो मेरे लिए लेंथ भी लेंथ है, और ध्यान से देखो ब्रेथ इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लेंथ। ब्रेथ इज नथिंग बट इट इज़ ए टाइप ऑफ लेंथ। जो मैंने कहा था यहाँ पर 10 लोग बैठे हैं, दे आर टाइप्स ऑफ स्टूडेंट, एक अच्छा स्टूडेंट, एक गधा स्टूडेंट, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट, एक मिडिल क्लास स्टूडेंट, जो भी हो, बट ऑल ऑफ देम आर स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास। इसलिए मैंने कहा दैट्स वाई वी आर यूजिंग द सिम्बॉल हेयर एल। और जब एल इंटू एल करोगे तो जो आपको मिलता है एल स्क्वायर, इट इज़ कॉल्ड द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द एरिया। थोड़ा सा देखें कि आपको 50% समझ में कहानी आती है, हाँ या ना? बोल आती है। और मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत ध्यान से देखें, एक एग्जांपल और फिर इसके बाद हम लोग जो मज़े से अगली चीज़ पे जाएंगे। तमाम सारे एग्जांपल्स फिर एक साथ देखेंगे। मान के चलें मैं लिखता हूँ स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपको मालूम है दैट इज़ द फॉर्मूला फॉर द स्पीड। स्पीड इज़ ए डिराइव्ड क्वांटिटी। अभी हम स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। अच्छा याद रखना डीएफ लिख देता हूँ, इतना कौन लिखेगा बार बार डायमेंशनल फार्मूला। डीएफ का मतलब याद रखिएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द क्वांटिटी। आज जब आप डायमेंशंस निकालने जाएंगे स्पीड की तो हमें क्या करना है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जैसे आप केमिस्ट्री में कंपाउंड्स को कर रहे थे। तो टाइम की जगह सिंबल आप क्या ले लेंगे, टाइम की जगह आप सिंबल ले लीजिएगा टी। अभी सवाल बना डिस्टेंस की जगह हम क्या लें? सर एल। तो बिल्कुल सही है। कोई मुझे बताओ डिस्टेंस होता क्या है? सर लेंथ पाथ कवर्ड। डिस्टेंस क्या होता है? एक लेंथ टाइप ऑफ लेंथ ही होता है। टाइप ऑफ लेंथ है, लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड। इसलिए ध्यान देखना ये होती है एल। और इसी को अगर हम सीधा करके लिख दें मैथमेटिकली तो ये हो जाएगी LT-1। सो इट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द। बढ़िया। और माधव सिंह ने पूछा है इसमें लेंथ और ब्रेथ डिफरेंट होंगे तो उनका स्क्वायर कैसे हो सकता है? लेंथ और ब्रेथ डिफरेंट कहाँ है? लेंथ और ब्रेथ तो एक ही है। लेंथ इज़ लेंथ एंड ब्रेथ इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ लेंथ। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ और देखना जरा ध्यान से। जो एग्जांपल दूंगा तो एक सेकंड में समझ में आएगा। तुमने ध्यान नहीं दिया, मैं यहाँ वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। वैल्यू और क्वांटिटी का फ़र्क माधव सिंह बहुत ध्यान से देखना, अभी हाल समझ में आएगा। एक मुझे छोटी चीज़ बताओ, मैं मेज़रमेंट में वैल्यू पे नहीं जा रहा, मैं मानता हूँ किसी ये एक रेक्टेंगल की ये साइड है 5 मीटर और ये साइड है 10 मीटर। सही कहा ना मैंने? अभी इसका एरिया बताएं, एरिया कितना होगा? 50 मीटर स्क्वायर। 50 मीटर स्क्वायर। और 50 मीटर स्क्वायर इसलिए क्योंकि आप करते हैं 5 मीटर इंटू 10 मीटर। अच्छा मेरा छोटा सवाल है, आप इस मीटर का स्क्वायर करते हैं या नहीं? नो सर। नहीं करते? तो क्या करते हो? तुमने तो कहा 50 मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट आप मीटर स्क्वायर लेते हैं या नहीं? यस सर, मीटर स्क्वायर लेते हैं। क्यों लेते हैं वो भी मालूम होगा, ये तो मालूम है लेते क्यों हैं। दैट इज़ द रीज़न, क्योंकि मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। उस समय ऐसा तो नहीं बताते वो ये मीटर तो बड़ी वाली साइड का है और ये मीटर छोटी वाली साइड का है, बिकॉज द मीटर इज़ सेम। इसलिए मैंने कहा था लेंथ इज़ सेम, नाम अलग अलग है। ये इसका मेज़रमेंट 5 है, इसका मेज़रमेंट 10 है, दोनों लेंथ हैं। जो भी मैं कह रहा था महेश, गणेश और सुरेश, मैंने इसलिए कहा था नेम्स आर डिफरेंट, दे हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिफरेंट हाउसेस, डिफरेंट कॉलोनीज, डिफरेंट स्कूल।
हाइट, वेट, कलर सब में अंतर हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट है फाइनली जब मेरे से पूछा जाएगा आपके बैच में कितने स्टूडेंट हैं, तो मैं यही करूँगा, मैं सबको ऐड कर दूंगा 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5, ऐसे निकालते हो ना, +1 करते करते निकालोगे। या मान चलो एक एक बेंच पे 3 बैठे हो तो 3 + 3 6 + 3 9, उसमें ऐसा तो नहीं कहते मोटे वाले को बोले 2 गिनना है, पतले वाले को हाफ गिनेंगे। बोले कितने स्टूडेंट हुए, बोले 4.5, बिकॉज स्टूडेंट इज एन एंटिटी, उसकी वैल्यू क्या है दैट डज नॉट डिपेंड, वी आर काउंटिंग द स्टूडेंट, 3 and 1 4, एंड सिमिलरली हेयर ऑल्सो मीटर इंटू मीटर इट इज़ मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर आपने मीटर यानी यूनिट ली है। और ऐसे यहाँ पर जो आप बात कर रहे हैं, जब यहाँ देखेंगे ये लेंथ है, मैंने आपसे कहा था ये भी लेंथ है, और ये भी आपका क्या होगा इस साइड में, ये भी लेंथ है। तो जब लेंथ इंटू लेंथ करेंगे तो लेंथ का स्क्वायर ही होगा जो आपके पास मीटर का स्क्वायर है। समझ आ रहा है, वैल्यूज़ पे नहीं आ रहा कि 5 है या 10 हो, चाहे जो लो लेंथ 5 है, ये बड़ी लेंथ है, छोटी लेंथ है, बट इट इज़ द स्क्वायर ऑफ लेंथ, वैल्यू चाहे जो आए। अब क्लियर हो जाता है, हाँ ना बताएं, कोई डाउट बोलो बाल को, ठीक है। अब एक काम करें, इस एग्जाम्पल को ज़रा चेक कर लें। इसी तरह से जो मैंने कहा, अगर आप स्पीड ले रहे हैं, मैंने कहा डिस्टेंस के लिए हम डी एस ये सब नहीं लेंगे, वी हैव ओनली 3 सिम्बॉल्स, मास, लेंथ एंड टाइम। इसलिए आपको ये देखना पड़ेगा व्हाट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस इज द ओनली नेम गिवन टू सम टाइप ऑफ लेंथ। जैसे दिनेश इज द नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर स्टूडेंट, इट इज ओनली द नेम गिवन, ही इज अ स्टूडेंट, इट इज द नेम गिवन फॉर आइडेंटिफिकेशन। किसकी बात कर रहे हो, बोले भैया दिनेश की। सिमिलरली डिस्टेंस इज द नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ लेंथ। कौन सी लेंथ, बोले लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड, जितनी लेंथ चल गए, तो कितनी लेंथ चल गए उसको एक नाम दे दिया, बोले ये नाम डिस्टेंस है। इसीलिए ध्यान देखना व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज एक्चुअली लेंथ। तो ये जो प्रोसेस आप कर रहे होते हैं ये कहलाती है आपके लिए डायमेंशनल एनालिसिस। मेरा ख्याल है कुछ बेसिक कंसेप्ट्स आपको समझ में आएंगे, अभी बहुत सारी चीज़ें इनमें हम लेते हुए जाएंगे। एक छोटा सा काम करें, इस बोर्ड पे लिखी हुई चीज़ को आराम से पढ़ें। ये आपसे कहता है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, अ डिराइव्ड क्वांटिटी मे बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को आप फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के पावर्स के प्रोडक्ट में डिनोट कर सकते हैं। जैसे मैंने एरिया लिया था L², स्पीड ले ली थी Lt⁻⁻⁻1, तो दिख रहा होगा पावर फॉर्म में हम L और सेवन फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मस्ट बी रेज्ड, वो जो रेज टू पावर आती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, वो क्या कहलाती हैं, वो आपके लिए कहलाती हैं डायमेंशन। ये प्रोसेस जो मैं कर रहा था, जो 2 एग्जाम्पल मैंने लिए थे, वो समझ में आ गया होगा। ये डायमेंशनल एनालिसिस है, इस टाइप से प्रेजेंट करना। और सबसे ख़ास बात, जो फॉर्मूला हमें मिला था वो तो मैंने कहा ही था, DF लिख रहा हूँ, तो जो फॉर्मूला आपको ऑब्टेन हुआ था ये क्या कहलाता था, दैट वाज किसी को नहीं आ रही आवाज़, आ रही है सभी को, ठीक है। वो तो मेरे सिग्नल देख लिया करो, बगल में आते हैं रेड और ग्रीन आ जाते हैं सिग्नल, उनको चेक कर लिया और कई बार, है ना। बाइट चल रहा है अभी तो। हाँ नहीं सही है। ग्रीन मतलब एकदम दमादम, रेड मतलब थोड़ा खतरे के जोन में। ठीक, चले तो ये समझ में आ गया होगा। ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, दैट इज़ नोन एज द डायमेंशनल फार्मूला, इक्वेशन, जो भी कहना चाहें। एक काम करें, कॉपी पेन उठाएं, एक छोटी सी डेफिनेशन लिख दें 2 लाइन की, मज़े से। थोड़ा छोटा कर देता हूँ, दोनों सिरे आपको साफ साफ दिखते रहें, ठीक है। इसमें आप लिख दीजिएगा, अ डिराइव्ड क्वांटिटी मे बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ, वैसे मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिख रहा होगा। derived quantity may be expressed as a product of different powers of the fundamental quantities. The powers
टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड, और चाहो तो इतना खा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल रफ में हो तो इतना हिस्सा आप खा भी सकते हैं, डायरेक्ट बता सकते हैं पावर्स मस्ट बी रेज्ड आर कॉल्ड डायमेंशंस। ठीक है ना, ये तो लैंग्वेज है, अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो। बाकी बता सकते हैं आप दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस। सर मेरे में नेट खत्म हो गया तो आप वीडियो लेक्चर डाल दोगे? वो तो बेटा मैं डेली एक दिन बाद डालते हूँ, है ना। ओके सर। अब नेक्स्ट आइएगा, इसके बाद ये दिखा दीजिएगा द फॉर्मूला दस ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला और इक्वेशन। और जैसे ही सारे लोग लिख लें मज़े से मुझे बता दीजिएगा। होगा बच्चों? नहीं हो पाया? कर दिया? ठीक है, आए। अब इसके बाद जाते हैं डायमेंशन सिंबल्स। बहुत सारे हैं, बहुत सारों की चर्चा नहीं करते। तीन तुम्हें याद नहीं है, मास याद है, लेंथ याद है और आपको टाइम याद है। इनके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं, तो इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो वैसे ही तो मालूम है, क्योंकि अभी हम सिर्फ इन पे चर्चा करेंगे। आओ हम तुम्हारे लिए कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखें। एक सिंपल हेडिंग डाल दीजिएगा, एग्जांपल्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डाल दें एक छोटी हेडिंग, एग्जांपल्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। और सबसे सस्ता एग्जांपल हम सबसे पहले लेंगे, एरिया इज इक्वल्स टू, शॉर्ट में लिख देता हूँ, लेंथ इनटू ब्रेथ। यहीं से स्टार्ट किया था, वहीं से फिर से कर लिया है दोबारा रिपीट में, ठीक है ना। अंकुर इसमें पीडीएफ में कुछ है ही नहीं, पीडीएफ में बस एक ही लाइन, वही 4 लाइनें थी। इस बात पीडीएफ इस पूरे टॉपिक में है ही नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका रिटर्न वर्क रहेगा, नथिंग इज पीडीएफ। सबसे पहले जाएं, एरिया इज इक्वल्स टू एल डॉट बी, और ये आपका डायमेंशनल फार्मूला निकाल देता हूँ। डायमेंशनल फार्मूला आपका होगा एल इंटू एल, और ये आपके लिए हो जाएगा एल स्क्वायर। और ध्यान देखना, एक चीज़ और बता देता हूँ चूँकि आप लोग कई बार बुक्स को रेफ़र करेंगे, तो बुक्स में कई बार प्रिंटेड फॉर्म में ये एक तरीके से और दिया होता है, वो भी मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। और वो कैसे बता देता हूँ, एक सेकंड बता रहा हूँ। सर ये जो L इंटू एल और एल स्क्वायर लिख रहे हैं, ये हमें बॉक्स में ही लिखना है, ब्रैकेट में? हाँ जी, ये याद रखिएगा, इनको बॉक्स में, और वो भी कौन सा ब्रैकेट, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में ही लिखना है। ये पहचान है, ताकि आदमी को पता रहे कि तुम डायमेंशंस की चर्चा कर रहे हो। और मुझे एक खास चीज़ बता रहा था, वो याद रखना, कई बार आपको बुक्स ऐसा भी दिखाएंगी, हालांकि हम ऐसा यूज़ नहीं करते। ये प्रिंटेड फॉर्म है, ध्यान रखना, ये प्रिंटेड है और वो हैंड रिटन है। हैंड रिटन में आदमी शॉर्ट में लिखता है एल स्क्वायर, इसका मतलब समझ में आ रहा होगा, एम नॉट एल स्क्वायर, टी नॉट का मतलब ये एम ज़ीरो है, दैट मीन्स एम इज़ नॉट देयर, एल तो स्क्वायर है ही, एंड टी इज़ नॉट देयर, दैट मीन्स टी इज़ ज़ीरो। तो कभी ऐसा लिखा हुआ मिले तो ऐसा मत करना, और इस सर ने तो ये लिखा था, इसमें तो इतना सारा लिखा है, ये गलत के वो गलत, बोथ आर सेम, दीज आर द 2 डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म्स। ठीक, ये क्लियर हो जाती है कहानी। एरिया तो निकाल ही दिया था, आए कुछ और निकालता हूँ। एरिया के बाद आपको बताता हूँ, नेक्स्ट हम चलते हैं, मान चलें वॉल्यूम। अभी वॉल्यूम पे जाएंगे। वॉल्यूम, ध्यान है, वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है एल बी एच। एल बी एच का मतलब मैं डी एफ लिख रहा हूँ, डी एफ माने तो अब सबको समझ में आ रहा है ना, डायमेंशनल फार्मूला। क्या आपको ध्यान है, मैंने कहा था लेंथ की जगह भी आप एल लेंगे, ब्रेथ की जगह भी आप एल लेंगे, और एक मज़ेदार बात, हाइट या डेप्थ की जगह भी आप एल लेंगे, तो कुल मिला के हो जाएगा आपके लिए एल क्यूब। और फिर बताऊं, बुक्स में या प्रिंटेड फॉर्म में एम नॉट एल थ्री टी नॉट ऐसा करके देखोगे, एक आध जगह और उसको बता दूंगा। अभी तो अपन शॉर्ट में रिटर्न फॉर्म में ले रहे हैं, चलते जाएं मजे से। डन सर। ठीक, माधव सिंह पिछली स्लाइड में क्या क्या छूट गया? देखो क्या लिखने को रह गया, फट से लिख दो।
नोट कर देना, क्योंकि मैंने कहा इसमें कुछ PDF जैसा है ही नहीं, इसमें तो सब ऑन हैंड चलेगा, प्लेन मैथमेटिकल टॉपिक है। सर डायमेंशनल फॉर्मूलास तीन ही बनते हैं। कैसे? मास, लेंथ एंड टाइम। क्या क्या क्या? सर जो फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, हाँ तीनों भी बनते हैं इसमें? नहीं, तीनों के क्यों? तीनों भी नहीं बनेंगे? 7 + 2 9 के बनेंगे। आपके पास टोटल 7 + 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। हाँ सबके बनेंगे, पर स्टार्टिंग तो 3 से करूँ पहले 3 तो सीख लें, फिर आगे तक तो तब जाओगे ना अभी देखना, मज़े लेते हैं, चिंता मत करो। चलें, वॉल्यूम समझ में आ, एरिया समझ में आ गया, वॉल्यूम समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत? बाकी कंप्लीट कर दिया, ठीक है, नोटेड। ठीक, आ जाए एक और। चलें, एक हम ले लेते हैं अब की बार, माने चलें डेंसिटी, ठीक है। और इसीलिए आराम से शुरुआत हमेशा ध्यान रखना, मैं बहुत आराम से इसलिए करता हूँ ताकि आप लय तान पकड़ जाएं, फिर उसके बाद स्पीड लेंगे। जैसे कल के क्वेश्चन देखे होंगे, स्पीडली कर दिए लास्ट में। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होगा? डायमेंशनल फार्मूला ध्यान दिया है। डायमेंशनल फार्मूला मास की जगह हम रखेंगे m, वॉल्यूम अभी आपने 1 मिनट पहले निकाला है। और अब यहाँ से टीचर की वो खासियत नज़र आती है, मैं इस सीक्वेंस में सॉल्व करूँगा, मेरे साथ नोट करते आना हर बार। इसका क्या होगा वो तुम्हें ऊपर ही मिल जाएगा, पीछे वालों में, वो पीछे ही तुम्हारी लिस्ट में कहीं मौजूद होगा, तुम भी देखते चलना, ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी देखेंगे। m/L³ कितना लिखोगे? m/L³ को ध्यान जाता है, m/L³ इज़ टू बी रिटन एज ml-3। और फिर मैं याद दिलाऊँ, इन बुक्स टाइप्ड और प्रिंटेड फ्रॉम यू कैन राइट T0, बट जो मैंने कहा अभी अपन हैंड रिटन फॉर्म में है तो हम ml-3 ही लिख के काम चलाते हैं। चलें, इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को तो मुझे बताओ। नहीं? बढ़िया, चलते जाओ। एक नेक्स्ट लेते हैं, डिस्टेंस, या फिर आपसे कह देता हूँ डिस्प्लेसमेंट। ये भी आपने बताया था 2 मिनट पहले, याद है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपने बताया था, थोड़ा सा लाइन टेढ़ी है, उसका ध्यान रखना है ना। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आप कह रहे थे लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड, तो ध्यान जा रहा होगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे? इनका डायमेंशनल फार्मूला L होगा। दीज आर टू बी मेजर्ड इन मीटर। ऐसे एक और 5वां ले लेता हूँ, 5th आपसे ले लेता हूँ स्पीड और वेलोसिटी। तो चलो मैंने स्पीड की जगह वेलोसिटी ले लिया। वेलोसिटी याद है, ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, और जब आप डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम जाएंगे तो आपका डायमेंशनल फार्मूला क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट जो आपके लिए है L और टाइम जो आपके लिए है T, और कुल मिला के आप इसको लिख देंगे L(T⁻⁻1). क्या अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ। नो सर। देख लें आराम से, आपने सारे लिख दिए हो, ऐसा आप देखते हुए चलिएगा, ठीक है? कोई मैसेज नहीं? बढ़िया। पहली चीज़ मैंने कहा सारे फॉर्मूले आपने नोट कर दिए हो, ये मैंने पहली चीज़ बोली। दूसरा मैं, ठीक है, मीटिंग एंड हो तो उसको दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? शायद 3-4 मिनट जो भी बचे होंगे। 2 एडवांटेज होंगे डायमेंशनल फार्मूले। एडवांटेज नंबर 1, एक तो मैंने कहा था 11th-12th कंप्लीट आपको ये डायमेंशनल एनालिसिस का टॉपिक मिलता ही जाएगा। और दूसरा ध्यान देखें, 11th में आपको जो शुरुआत कर रहे हैं उन्हें एक फ़ायदा और होता है। ज़रा देखें, डायमेंशनल फार्मूले तभी कैलकुलेट होंगे जब आपको ये फार्मूले मालूम हो कि वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है। तो इसका एक बेसिक बेनिफिट ये भी है कि 9th-10th के तमाम सारे फार्मूले जो आप पढ़ चुके हैं, और बाय द वे कोई एक आधा आपको याद नहीं है तो वो भी आपका रिकॉल होता जाएगा, रिवाइज होता जाएगा। तो यहाँ तक सभी ने कंप्लीट कर दिया है, ठीक। अब एक नेक्स्ट बढ़ते हैं आपके लिए, और नेक्स्ट जाऊँगा तो चलो नेक्स्ट हम क्या लें इसके बाद? वेलोसिटी के बाद हम ले लेते हैं आपके लिए एक 6 नंबर पे एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन आपको याद होगा, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। जैसे ही चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम लोगे तो फिर वही बात, इसका डायमेंशनल फार्मूला आप कितना रखेंगे? वेलोसिटी, ठीक है? चेंज इन वेल लिख दिया है, समझ में आ जाएगा ना। वेलोसिटी का मेरा मानना है, एक्सेलरेशन का तो याद होगा फार्मूला। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला नज़र आ रहा है, मैंने कहा था मैं ऊपर ही लेता हुआ जाऊंगा, इस सीक्वेंस में ही बढ़ूंगा कि आपको पिछले मिलते जाएं। वेलोसिटी का आपका होगा Lt-1 और अपॉन
टाइम का रखिएगा आप t एंड यू विल गेट द टोटल एज LT-2। अब कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं। नो सर। देख लें आराम से, मैं अब तो अपन सब पीछे से लेते जा रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, उसी सीक्वेंस में हम बढ़ेंगे। डन सर। बढ़िया। और एक देख लेते हैं, जो आपने एक्सेलरेशन देख लिया, मैं एक नेक्स्ट फॉर्मूला आता हूँ फोर्स, शायद 7th नंबर होगा, 7th नंबर ही है ना। फोर्स किसी को याद है? फोर्स हुआ करता था मास इनटू एक्सेलरेशन, याद आ गया। एम ए हम लेते थे, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। और अगर ऐसा ले रहे हो तो फिर फोर्स का आपका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, समझ में आता है? फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, मास बोले तो एम, एक्सेलरेशन जो भी आपने लिखा है 1 मिनट पहले वो आपका कितना है, LT-2। तो ये टोटल मिला के हो जाएंगे MLT-2। कर दें इतना। चलो, किसी को 9th का मोमेंटम याद आए तो मुझे बताओ। मास इनटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी। वेल, तो मोमेंटम हुआ करता था हमारा मास इंटू वेलोसिटी। और ज़रा इसका डायमेंशनल फार्मूला बताने का कोशिश करें, निकालें आराम से और मुझे बताएं। कितना बताया, सुन नहीं पाया मैं। MLT-1। आप बिल्कुल सही है, क्योंकि आप मास के लिए रखेंगे m, वेलोसिटी के लिए रखेंगे LT-1। अब समझ में आ जाता है, ये आपका टोटल हो जाएगा MLT-1। बढ़िया। और इसके बाद 9th जाएंगे निकता। अगर आप अगला सेशन अटेंड नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें आप वो कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग जो डालेंगे उसको एक दिन बाद देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलें, एक आपका आता है इम्पल्स। इम्पल्स हुआ करता था आपका फोर्स इंटू टाइम इंटरवल। जिन्हें इम्पल्स की याद नहीं है उन्हें बताऊं, आएगा तो 11th में भी, बट 9th में ऐसा एग्जाम्पल पढ़ते थे कि क्रिकेट प्लेयर ड्रॉज हिज हैंड्स बैकवर्ड्स वाइल कैचिंग ए बॉल। क्रिकेट प्लेयर बॉल रोकते समय, कैच लेते समय हाथ पीछे खींच लेता है, टाइम इंटरवल बढ़ा देता है, ये कहलाता था आपका इम्पल्स। कितना हुआ करता था, इम्पल्स होता था फोर्स इंटू टाइम इंटरवल। तो मैंने कहा था 2 बेसिक बेनिफिट हैं। एक तो बेसिक बेनिफिट, सारे फॉर्मूले मैंने कहा इस टाइप के रिवाइज हो जाएंगे, ये तो पहला बेनिफिट है ही। और अगली नई चीज़ हम सीखते हुए जाएंगे, तो पुरानी भी स्ट्रॉन्ग करते जाएं और नई सीखते जाएं। निकालें फोर्स इंटू टाइम इंटरवल करके कितना निकलेगा और मुझे बताएं। MLT-2। MLT-1। MLT-1। बढ़िया। और अगली चीज़ बताते हैं बेटा, फिज़िक्स में आप हैं, नॉर्मल एरिथमेटिक्स अच्छी रखिएगा। एरिथमेटिक्स मतलब प्लस माइनस इंटू डिवाइड, उसको गड़बड़ मत करना, क्योंकि फिज़िक्स में आधी से ज़्यादा होने वाली गलतियाँ नहीं होती। क्या हो जाता है, कैलकुलेटिव फॉल्ट की वजह से हम कई बार क्वेश्चन गलत कर जाते हैं। ज़रा देखना, फोर्स का आपको मालूम है, फोर्स का जो आपने रखा है, फोर्स का क्या सभी ने ज़रा चेक करें, यही लिया हुआ है और यही लेना ही पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्यों, मैंने पहले कहा था जो आप कर चुके हैं शुरुआत में भैया, वहीं से तो कहानी चालू है, कोई मैं नया थोड़ा ना लूँगा। और मल्टीप्लाइड बाई टाइम इंटरवल यानी कि टी। अब ज़रा देखना, इसका मल्टीप्लाई सबका अलग अलग नहीं आना चाहिए, कितना आ रहा होगा। यही आ रहा है, कुछ और आ रहा है किसी को इसमें तो शंका नहीं है। नो सर। हाँ, इसलिए तो पूछा, तूने कहा इसमें भी गड़बड़ है बोले, क्योंकि सीधी सी बात है, t-2 है, t+1 है, -2 और +1 दैट विल गिव यू -1, दैट्स ऑल। ये तो याद है ना, सेम बेस पे पावर ऐड हो जाती हैं। चलें, आपने मोमेंटम पढ़ लिया, इम्पल्स पढ़ लिया, ज़रा एक और निकालने का प्रयास करें। चलें, एक मैं निकाल देता हूँ, वर्क इज इक्वल्स टू, याद है वर्क का फॉर्मूला किसी को फुर्ती से बताओ ज़रा। फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, बढ़िया, डिस्प लिख के चल जाएगा ना।
और इसलिए ध्यान देखना, अब यहाँ पे वो नहीं लिख रहा डायमेंशनल फार्मूला इज इक्वल्स टू, सीधा लिख देता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा यार आगे आ जाए। फोर्स की जगह कितना रखते जाओगे, दैट विल बी टेकन एज MLT-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट विच इज L T-2, आप बिल्कुल सही है, दैट विल बिकम ML2T-2, क्या है मिल जाता है। अभी एक और लिख देता हूँ, फिर आप इसको नोट कीजिएगा, वैसे चाहे तो साथ में कर सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है आपका एनर्जी। क्या आप लोगों को ऐसा याद है, हम लोग 9th से पढ़ते आ रहे हैं, एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। आप पढ़ते थे एनर्जी इज द कैपेबिलिटी टू डू वर्क, अ मैन कैन डू एग्जैक्टली दैट अमाउंट ऑफ वर्क एज द एनर्जी इट हैज़ और इज सप्लाइड टू इट। जितनी एनर्जी होगी एग्जैक्ट उतना ही वर्क डन कर पाते हो, और वर्क और एनर्जी इक्वल होती हैं। और अगर आपने लिखा है एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क, तो आपने ध्यान नहीं दिया, डायमेंशनल फार्मूला एनर्जी का तो डायरेक्ट आ गया ना भैया, वर्क कहाँ गया, ये रहा, और कितना आ गया, ये आ गया आपके लिए ML²T-2, दैट्स ऑल। चले जाए मज़े से। आज मेरा पेन रंग बिरंगा चल रहा है यार, हाँ, बीच में सफ़ेद बीच में हरा, ये क्या रहस्य है? पीला कर लूँ क्या आपकी गारे से? चलो दोनों दिखा दिए, एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क, और क्या था आपका डायमेंशनल फार्मूला कितना हो गया, डायमेंशनल फार्मूला आपका हो जाएगा ML²T-2। कर दिया कंप्लीट सभी ने? यस सर। ठीक है ना, हाँ चले एक और आ जाए। अगली बार हम ले लेते हैं, आपके लिए मैं लेता हूँ पावर। पावर याद होगी, पावर था रेट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम, जो भी आप कहना चाहें। आए ज़रा निकालें, ये आपके लिए है। ML²T-, कितना बोला संजय? 3, ठीक है। और बाकी लोग ज़रा चेक करो कितना आ रहा है। ML²T-3, सुयश सही है आप, बढ़िया, क्योंकि वर्क का आपने कहाँ से रखा, वर्क के यही लिखे हुए हैं, कोई उसमें ऐसा अलग नहीं जाना। और अपॉन टाइम लेंगे ये T-1 और हो जाएगा, और चलो ठीक है, ब्रैकेट अब तुम लगा लेना और जाओगे तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, ML²T-3। वेल चलो एक और ले लेता हूँ इस पेज पे मैं, थोड़ी सी जगह खाली है। और अब की बार हम ले लेते हैं प्रेशर। प्रेशर याद है किसी को प्रेशर का फॉर्मूला? हाँ ना बताओ। बढ़िया, बस तो ध्यान जा रहा होगा, दोनों काम होते जाएंगे अगर आप ढंग से पढ़ेंगे। सारे फॉर्मूले, वर्क, एनर्जी, पावर, प्रेशर और डायमेंशंस तो खैर चली रही हैं, वो सिलेबस तो आगे बढ़ता ही जा रहा है। ठीक, तो आ जाएं डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला करोगे, चलो निकालो ज़रा, देखें कितना लाते हो। ठीक, और चेक करो ज़रा बाकी लोग भी। सर ML-1T-2। ML-1T-2, ठीक है, और एक बार चेक करें बाकी लोग भी। ML-1T-2, चलो रामू और बताओ, एक आध कोई आदमी देख के। ML-2T-2, ठीक है, तुम बताते आओ, हम तो सुनते जाएंगे मज़े से। चलो नेहल, तुम्हारा कितना आ रहा है? ML
ठीक है, माधव सिंह का क्या निकला है, ml-1 t-2, बढ़िया। आए तमाम सारे लोग मैंने इसलिए पूछा कि फिर वही कहूँगा, एरिथमेटिकल कैलकुलेशंस बेटा ध्यान से करें। अलग अलग आंसर आने का मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं कहाँ गलती कर रहे हो, वहाँ कर रहे हो जहाँ मैथमेटिकल वो है, फिज़िक्स में गलती नहीं कर रहे होगे। पहले तो ये देखो, जो मैंने पढ़ाया फिज़िक्स का मामला सब ने यही रखा है, किसी ने अलग कुछ रखा है, पहले ये चेक कर लो। इसमें तो कहीं कहीं गड़बड़ नहीं है ना, सभी ने mlt-2/L² ही रखा है, Yes, sir. किसी ने कुछ अलग रखा हो तो मुझे बताओ। और अगर सब ने ये रखा है तो इससे साबित हो गया मैं तो अच्छा पढ़ा रहा हूँ। हाँ देखो, मैंने पढ़ाया तो मैं आ गया, ख़त्म बात। अब रही बात उसके आगे उसके लिए जो तुम मैथमेटिक्स वाले सर हैं उनसे लड़ो जाके, उसमें मेरा कोई काम नहीं, क्योंकि जब आप करेंगे, आपने ध्यान नहीं दिया, एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा तो आपके पास होगा M, एक बचा हुआ L, और T तो बेचारे अपनी जगह सेफ बैठे ही हैं। और सुरेश, तुम्हारे L2 कैसे हुए जा रहे थे बीच में? सर वो भूल ही गया था। सुरेश बोला सर मैं क्या छोटे मोटे खानदान से हूँ, अग्रवाल हूँ। बोले बनिया, थोड़े कम पढ़ रहे थे, 2 महीने अपनी जेब से डाल दिए हैं। क्यों, ऐसे ही किया क्या? हैं? बोले सर एक आध कम पढ़ता है वो तो अपन अपनी तरफ से डाल देते हैं। बोले डायमेंशन जी क्या याद करेंगी, किस आदमी से पाला पड़ा था, ऐसा मत करो। ठीक है, ml-1 t-2 सारों का यही आ रहा है। अब चेक करो, किसी को अब भी कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। इज देयर एनी डाउट फॉर एनीवन? No, sir. देख लें और बता दें, क्योंकि बेटा इसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि हम तो लगातार चलते जाने वालों में से हैं। चलें, बढ़िया। जब आप पहुंच जाते हैं प्रेशर तक तो आए, एक नया फॉर्मूला बता देता हूँ, ये मत पूछना ये क्या है, उसकी चर्चा हम अपनी फिजिक्स में बीच में कर लेंगे। नंबर कौन सा होगा, ये नंबर चेक करना, कौन से नंबर पे हम आ गए? 14। ठीक है, नहीं मैंने इसलिए कहा, नहीं तो गड़बड़ कर दूंगा तो वहीं बाद में लड़ोगे, बोले ज़रा एक कहाँ गया। चलो ये लिख देता हूँ, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। आए, स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया है, क्या आपको समझ में आ रहा है? इसका डायमेंशन भी सेम होगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिया है, वही फोर्स mlt-2, एरिया आपका L²। और ये मत कहना सर आप ब्रैकेट क्यों नहीं लगा रहे, हम ब्रैकेट इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमें पेपर नहीं देने हैं, आप इसलिए लगाइएगा क्योंकि आपको पेपर दे के पास भी होना है, ये ध्यान रखिएगा। एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा एंड यू आर गेटिंग ml-1 t-2 अगेन। अब तो कोई डाउट नहीं इसमें, मैंने दोबारा से एक बार दिखा दिया। एक और कर दें, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू कर दिए। अब कुछ ऐसी चीज़ें, एक आध और क्वांटिटीज़ लिख देता हूँ जो ध्यान देखना, हमने जो है अभी नॉर्मल अपने 9-10 तक नहीं पढ़ी, बट ये आगे हमें अगले 1-2 चैप्टर बाद FPR होंगी तो उनके एडवांस में कुछ के दे रहा हूँ। तो अभी ये मत पूछना ये चीज़ क्या होती है, क्योंकि जैसे मैंने लिखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब आप पूछोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो फिर हम अपने रिस्पेक्टिव चैप्टर में कंप्लीट जवाब देंगे। अभी आप केवल इसका डायमेंशन निकालना, ध्यान रखना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब आपका ध्यान जाएगा इसका डायमेंशनल फार्मूला। और मैंने कहा आपको समझ में आएगा, अगर फार्मूला मालूम है देन वी आर एबल टू कैलकुलेट द डायमेंशंस। मास की जगह आप रखेंगे m, फिर वही बात परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस इज लेंथ, और चाहे परपेंडिकुलर हो, चाहे स्लैंट हो, चाहे पैरेलल हो, चाहे अपोजिट हो, इट इज़ लेंथ। जो मैं स्टार्टिंग मैंने कहा था, क्योंकि ऐसी कई जगह जाके अटकोगे। हम इस पे बात नहीं करेंगे, टेढ़ी है, सीधी है, ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, इट इज़ लेंथ, दैट्स ऑल, सम टाइप ऑफ लेंथ। सो सम टाइप ऑफ लेंथ, दैट्स वाई स्क्वायर ऑफ दैट। कोई डाउट इसमें हो तो पूछें। No, sir. ठीक, चलते जाएं आगे की तरफ और थोड़ा आगे बढ़िएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने लिख दिया है, एक मैं लिख देता हूँ आपके लिए 16 नंबर पे, सरफेस टेंशन
सरफेस टेंशन आप लिक्विड्स पढ़ेंगे, उसमें प्रॉपर्टी पढ़ाई जाएगी। ये होता है फोर्स अपॉन लेंथ ऑफ लाइन। अरे कैसा रंग बिरंगा मज़ेदार सा लिख रहा है यार, मल्टी कलर्ड। हर बार ग्रीन ही क्यों आ रहा है, कई बार कुछ हो रहा है। इसको अपन क्या कर सकते हैं, देखा। चलो फोर्स अपॉन लेंथ ऑफ लाइन लिख दिया, कितना हो जाएगा। चलो कहाँ लिखें, यहीं रफ में कर दूं, इम्प्लाइज दैट लगा लेना। इम्प्लाइज दैट डायमेंशनल फॉर्मूला देखोगे MLT-2। अब फोर्स का याद हो जाना चाहिए, 5-6 बार ले चुके हो। अपॉन लेंथ ऑफ लाइन यानी L तुम्हें दिख रहा होगा, L कैंसिल हो जाएगा। यही होगी ना कैलकुलेशन। टोटल करोगे, टोटल लिखना, फिर एक बार याद दिलाता हूँ, चलो बहुत देर हो गई। टोटल में ध्यान देखना, अगर आप हैंड रिटन लिख रहे हो, जैसे हम जैसा आदमी हैंड रिटन में लेता है तो लिखता है MT-2। अभी आप बुक्स पढ़ेंगे तो वो लिखती हैं प्रिंटेड फॉर्म भी आपको फिर याद दिला है। और प्रिंटेड फॉर्म आपका लिखा जाता है MT-2। L के साथ आप कितना ले रहे होते हैं, नॉट। और नॉट का मतलब समझ में आ रहा होगा, L नहीं है, L 0 है। तो मैंने कहा कभी ये प्रिंटेड, ये हैंड रिटन। कभी कोई कहे पूरा लिखा, क्यों नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, तो बता भी सकते हो। बोले सर वो प्रिंटेड फॉर्म है, बुक में क्या होता है, प्रिंट करना है उन्हें, हमें लिखने में 50 बार दिक्कत हो जाती है। तो क्या ये निकल आता है सरफेस टेंशन, हाँ ना बताएं। ठीक, हाँ, एक और लेते हैं 17th। और 17th हम लेते हैं आपके लिए एंगल। एंगल का फॉर्मूला हमने इसी साल पढ़ाया है, तो ये तो तुम्हें याद होना ही चाहिए यार। ये भूल गए तो फिर कैसे काम चलेगा। ये पैरेलैक्स वैरेलैक्स सब में कई बार लिया है। ये होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। जब लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस करोगे, इसको बहुत खास तौर पे ध्यान से देख के लिखो। यहाँ तक पहुँच गए हो, ML0T-2 तक सभी, कोई बच तो नहीं गया बेचारा। क्योंकि अब मैं एक और अलग टाइप के फॉर्मूले सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। बढ़िया, ये मैंने लिया लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस जो आपका एंगल है। और जैसे हम ये लेंगे तो आओ यहाँ हम बात करते हैं डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूले क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ है चाहे जिसकी हो, आर्क की हो, इसकी हो, उसकी हो, पड़ोसी की हो, लेंथ इज लेंथ। रेडियस, अब रेडियस का डायमेंशन तुम क्या लोगे ये बताओ। सर लेंथ लेंथ ही आएगी। ध्यान से देखो, इसका कारण है। इसका कारण ये है कि इस कारण को अपन इसी बोर्ड पे यहीं निपटा लेते हैं, इधर उधर नहीं जाएंगे। अगर ये कोई सर्कल है तो ध्यान देखना रेडियस क्या होती है। रेडियस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका तुमने ध्यान दिया, अपन रेडियस मेज़र किस में करते हैं, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ये खुद ही बता रहा है यू आर मेजरिंग द लेंथ, यू आर मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए लाइन। रेडियस इज अ लाइन फ्रॉम सेंटर टू द सर्कमफरेंस। इसलिए ध्यान देखना, इसलिए आपने यहाँ भी लिखा L। अब एक मज़ेदार बात हुई, तुमने ध्यान दिया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, 0, इसका 1 हो गया, L/L 1 हो जाएगा। सर 1, हाँ, तो 1 मत लिखना, क्योंकि हमने डायमेंशंस को डायमेंशन के फॉर्म में लिखना है। ये याद है, x की पावर 0 1 होता है, M0, L0, T0। इसलिए आप इसे लिखते हैं M0 L0 T0। बढ़िया, दिखा दें इसको मज़े से, और कोई डाउट हो तो मुझे बस बता दीजिएगा। ओके, और इसके साथ में बगल में एक लाइन लिख दीजिएगा, वो आप छोटा सा लिख देंगे, दिख रहा है नीचे, वो आप लिख देते हैं डायमेंशन लेस। और डायमेंशन लेस मतलब समझ में आ रहा होगा, ना M है, ना L है, ना T है, ये डायमेंशन लेस है। इसको दिखाएं, एंगल इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस।
कर दिया सभी ने? यस सर। कोई डाउट किसी को? और डाउट हो तो पूछ लेना फुर्ती से, क्योंकि फिज़िक्स है, अभी डाउट नहीं पूछे तो बाद में हम पूछेंगे भैया, है ना। हाँ चलो, डायमेंशन लेस के बाद एंगल आपने कर लिया। एक और बताता हूँ, नेक्स्ट आप बताता हूँ आपके लिए। चलो ऐसा लेते हैं जो आपका पढ़ा हुआ हो, और आपका पढ़ा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद है? लास्ट ईयर का फॉर्मूला 10th का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अरे सी अपॉन वी, सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही है। सी अपॉन वी, जिन्हें सी अपॉन वी याद नहीं आया मैं पूरा लिख देता हूँ, ठीक है ना, इससे जल्दी याद आ जाएगा। ये था स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, यही था ना। और अपॉन में आपका आता था स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब तो याद आ गया। इसी को आप लिखा करते थे सी अपॉन वी। ध्यान से देखो, मैंने इस फॉर्मूले को क्यों लिया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे बिना कुछ किए तो भी आपको एक ख़ास बात नज़र आएगी कि इसमें से आपका ऊपर भी स्पीड है और नीचे भी अल्टीमेट स्पीड ही है। वो चाहे इसकी हो चाहे उसकी हो, इसकी और उसकी मत करना, इट इज़ स्पीड। दैट्स वाई डायमेंशंस विल बी सेम। यानी जब आप डायमेंशंस फॉर्मूले पे जाओगे तो आपका डायमेंशनल फार्मूला होगा LT-1 अपॉन LT-1। कोई मुझे बताएगा आपके पास क्या बचेगा? M0 L0 T0। बढ़िया, ठीक। आ जाइए, मैंने नंबर 2 डाल दिया यार, नंबर 2 नहीं था, कुछ और था। इसका नंबर कितना था? 18 इसका था 18। ठीक है, नहीं उससे मुझे क्या सुविधा रहती है ना, याद दिला देता हूँ। देखो नंबर 21 पे जाके लिखा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल दिया। एक और निकालता हूँ, याद देखें, अगली बार मैं लिखता हूँ रिलेटिव डेंसिटी। एक नेक्स्ट लिख दीजिएगा रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी 9th का फॉर्मूला था, मैं ये भी याद दिलाता हूँ, दैट वाज इन 9th क्लास डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, और अपॉन हुआ करता था आपका डेंसिटी ऑफ वाटर। फिर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ध्यान से देखो, क्या तुम्हें एक ख़ास बात नज़र आ रही है? ये डायमेंशनलेस है, कितनों को नज़र आ जाता है बिना कुछ किए? यस सर। आ गया समझ में? क्योंकि ध्यान देखो, ऊपर भी डेंसिटी है और नीचे भी डेंसिटी है, और ऊपर नीचे दोनों जगह डेंसिटी है। मतलब अपन अगर निकालेंगे, चलो अभी तो अपन बोर्ड में है, पहले अपन बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से वर्क करते हैं हमेशा, बाद में फिर क्योंकि मैंने हमेशा कहा एक्यूरेसी फर्स्ट, स्पीड सेकंड। पहले सही होंगे तो स्पीड बन जाएगी, अकेली स्पीड कुछ नहीं कर पाएगी। तो डेंसिटी दोनों दिख जाती हैं। तो बोर्ड पैटर्न ml-3 आराम से रखें, बढ़िया ब्रैकेट्स लगाएं। और तुम कहोगे ml-3 मैंने कहाँ से रख दिया? तो देखो अपनी खुद का रजिस्टर जो भी नोट कर रहे हो, फॉर्मूला नंबर थर्ड या फोर्थ होगा, चेक कर लो जाके, है। तीसरे या चौथे नंबर पे तुमने डेंसिटी निकाल रखी होगी, ये मुझे अंदाज है। सही ना? चलो, ये हो गई हमारी रिलेटिव डेंसिटी। निकाल दिया सभी ने? यस सर। बढ़िया। और एक लेते हैं इसके बाद, अगला आप लिख दीजिएगा स्ट्रेन, STRAIN। ये आपके लिए स्ट्रेन आप बताइएगा। ये भी आप आगे इलास्टिसिटी का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा। स्ट्रेन होती है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल या इनिशियल लेंथ, जो भी आप कहना चाहें। मैंने ओरिजिनल लिख दिया है, ठीक है ना। किसी को इनिशियल याद होता है तो कोई पूछ लेता है, सर इनिशियल, मैंने कहा इनिशियल ओरिजिनल एक ही होते हैं। लिख दें स्ट्रेन इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ।
कितना आ जाएगा, कोई मुझे बताएगा? M naught, L naught, T naught. एम नॉट, एल नॉट, टी नॉट आ जाएंगे डायमेंशन से। समझ में आता है? या इन शॉर्ट हम कह सकते हैं इट विल बी डायमेंशनलेस। तो कभी भी कोई भी आपसे एग्जामिनेशन में कहता है राइट डाउन 2 और 3 डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़, तो दिख रहा होगा आई हैव पुट देम टुगेदर। मैंने उनको सबको एक साथ इसीलिए कर दिया है ताकि एक साथ आपको 4-5 डायमेंशनलेस क्वांटिटी दिखती रहे, तो एग्ज़ाम में 2 या 3 आपसे पूछे तो आप उनको मज़े से लिख सकते हैं। तो चलो मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, है ना। बाकी निकाल रहे होगे तो L/L निकलेगा, तो तुम्हें दिख रहा होगा L/L, ये आपका कितना आ जाएगा, M नॉट, L नॉट, T नॉट। ठीक, कर दें आराम से, कर दिया? यस सर। बढ़िया। अब लास्ट टर्न पे हम बता दें, शायद श्रेयस था या कोई था, वो पूछ रहा था सर ये चैप्टर कब ख़त्म होगा, है ना। और अभी कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, बोले ये फॉर्मूले कितने और निकालने हैं, बोले 20 तो निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरे दिमाग में आइडिया, हाँ मुझे मालूम है, फॉर्मूला बचे हैं। हाँ अभी बचे नहीं हैं, अभी शुरू हुए हैं। अनलिमिटेड। रेफ्रेशर्स देखोगे तो 120-130 होंगे, एनसीईआरटी में 70-80 हैं। टेंशन मत लो, हम इतने नहीं निकालेंगे, हम एक 40-50 के करीब निकालेंगे। और उसमें से सबसे ख़ास बात बताते हैं, शुरू के जो 20-30 हैं, अब 10th और 11th का फ़र्क समझ में आ जाएगा। 10th में बेटा अपन जो है मैथमेटिक्स में 2 फॉर्मूले पढ़ते थे, एरिया ऑफ सर्कल πr², सर्कमफ्रेंसेस 2πr। जब फॉर्मूले होते थे 2 और एक्सरसाइज चैप्टर अपन करते थे 5 दिन। अभी उल्टा है, अभी अपने पास फॉर्मूले 5 नहीं 15 होंगे और दिन 2 नहीं होंगे, 1 ही होगा। मामला थोड़ा रिवर्स है। जब अगले टर्न पे आप प्रेजेंट होंगे तो आपसे कहूँगा ये 20 फॉर्मूले, कम से कम 20 नहीं तो एटलीस्ट 10 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। यानी मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ फोर्स, तो आप बता दें MLT-2। व्हाट इज़ वर्क डन, तो आप बता दें ML² T-2। मैं कह दूँ डेंसिटी, आप कह दें ML-3। और लास्ट में जब हम फाइनल क्वेश्चंस कर रहे होंगे इस टॉपिक के, देन कम से कम 50 एक फॉर्मूले आपको इंस्टेंटली याद हो। इस तरह से तब जाके हमारे न्यूमेरिकल भी है। न्यूमेरिकल भी नहीं होते, न्यूमेरिकल ही होते हैं, नॉट भी बट ही। सर अब समझ में आया सर, आपने 10 में बोला था कि मैं पूरा एक चैप्टर पढ़ा देता हूँ। हाँ मैंने कहा था बेटा तुम आओ तो 11th में फिर देखेंगे तुम्हें, यही कहा था ना, आ गए वो। यस सर। चलो कोई बात नहीं, इसलिए मज़े से हौले पढ़ा रहा हूँ, तो ध्यान नहीं दिया, इसलिए कोई हड़बड़ाहट नहीं है, क्योंकि आप 10th से आए, आराम से चलते आए, होता जाएगा। बीच में चैप्टर रिवाइज भी होंगे। अभी इन चैप्टर्स के साथ एक ख़ास बात है, शुरुआत के 2-3 चैप्टर हम बताते हैं रिवाइज भी होते हैं, कंप्लीट रिवीजन में आते हैं, तो फिर उससे आपकी एक बेस बनना शुरू हो जाती है अगले सालों के लिए। चले हम लोग जो है एक और फॉर्मूले आते हैं, नंबर चेक कर लेना कौन सा होगा। एक और बता दूं, अगला मैं लिखता हूं आपके लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट एक डाल दीजिएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डाल दो। टेस्ट का माधव सिंह पूछ रहे हो, टेस्ट बिल्कुल होगा इस चैप्टर के बाद जो हम फिर अभी इसलिए क्वेश्चंस कराएं तमाम सारे के, पहले लोग पढ़ लें ज़्यादातर, फिर इसके बाद धीरे धीरे टेस्ट सीरीज़ भी आपकी स्टार्ट करेंगे। वैसे मैं सोच रहा था शायद 10-15 जून के आसपास ऑफलाइन सरीकी कुछ खुलेंगी, तो उसमें क्या होता है फिज़िक्स के टेस्ट ऑनलाइन में नहीं हो पाते, फिज़िक्स के तो सही टेस्ट तो बैठ के ही होते हैं, ये मज़ेदार वाले। ऑब्जेक्टिव में तो लोग ABCD ख़त्म। चलें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप देखते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये बताता हूँ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो आप लेते हैं ये आपका होता है एंगल सबटेंडेड एट दी सेंटर। आप पूछे एंगल सबटेंडेड एट दी सेंटर में याद दिलाता हूँ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस पर्पज़ में लिया जाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मान चलें सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट हम ऐसे नाप सकते हैं कि कितना चल गया। तो फॉर एग्जांपल 90 डिग्री, या चलो यहाँ से स्टार्ट किया है मैंने, यहाँ ले लेता हूँ। जैसे कोई पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करता है, कहाँ पहुँच गया
बोले 30 डिग्री कहाँ पहुँच गया, 45 डिग्री कहाँ पहुँचा, 70 डिग्री, 90 डिग्री। तो क्या कर रहे हैं, सेंटर पे जो भी एंगल सबटेंड कर रहा है ये क्या कहलाते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लिख दें एक छोटा सा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। ठीक, और जैसे ही आप लिखते हैं एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, वैसे ही एक मान काम हो जाएगा। आप ध्यान से देखें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाहे जो हो, इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ एंगल, और इसलिए जब आप इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे, अभी ऊपर आपने एंगल का लिखा हुआ है, एक या दो फार्मूले पूछे तो इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा, आप कहेंगे मुझे कहाँ से पता चल गया, तो मैं कहूँगा मुझे भी वहीं से पता चला है जहाँ से आपको पता चला था। ये रहा 17th नंबर, एंगल आपने लिया हुआ था डायमेंशनलेस। कर दें मज़े से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, डायमेंशनल फार्मूला आपका m0, L0, T0। क्या आपने इतना कर दिया? यस सर। बढ़िया। तो एक और बताता हूँ, इसके बाद एक नेक्स्ट जाएगा। अगला हम लेंगे आपके लिए, नंबर चेक करते रहना, ठीक है, मुझे ध्यान नहीं है। अगला आप देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी तो मालूम है ये होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो चूंकि एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हो तो ये हो जाएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का मतलब है इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो आपके पास था m0, L0, T0, और अपॉन में आपका आएगा टाइम जो होता है t, यानी कुल मिला के आपका आंसर होगा t⁻⁻1। एक इसको निकाल दें एंगुलर वेलोसिटी को। डन सर। कर दिया, छोटे छोटे फॉर्मूले, कुछ खास नहीं। अब निकालना समझ में भी आ गए होंगे। एक नेक्स्ट जाता हूँ, एंगुलर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ध्यान दा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम था, मैंने कहा था ना। अब इनसे आपको फॉर्मूलों की पुरानी पकड़ बननी शुरू हो जाएगी। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है तो ये भी वही होगा, बस ये होगा, ध्यान देखना, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि वो चेंज इन वेलोसिटी में एंगुलर की बात कर रहे हैं। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। और मज़ेदार बात, जैसे ही हम चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम करेंगे तो हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी, ये भी हमने निकाला है साइड में t-1, सो इट विल बी t-1 अपॉन t, और कुल मिला के कैंसिल मत कर देना, ऊपर जाएगा तो एक और नेगेटिव पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि आपको कितना मिलेगा, t-2। कर दिया इतना। और नंबरिंग चेक करें तो ये 20 था, 21, 22, 23rd फार्मूले पर हमें एंगुलर एक्सेलरेशन, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, डायमेंशनल फार्मूला t-1 अपॉन t इज इक्वल्स टू t-2। क्या सभी ने कर दिया इतना? हाँ ना बताएं। यस सर। कर दिया, बिल्कुल बढ़िया। एक दो और हमारे पास है, हाफ सेंचुरी हो जाएगी, चिंता मत कर, हाफ सेंचुरी से ऊपर ही ले जाऊंगा। है ना, फीस पूरी ले रहा हूँ तो पूरा पढ़ा के छोड़ूंगा। एंगुलर एक्सेलरेशन के बाद जाइएगा, अगला आप डाल देंगे, और अगला आप डाल देंगे टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल्स टू होता है, ध्यान देखना, ये हो जाता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। करते हैं फुर्ती से, बस 2-3 और हैं जो हमें आज लेने हैं, फिर इनके एप्लीकेशंस पे जाएंगे, हमारे सारे आज ख़त्म हो जाएंगे जो मेन है, 2-3 और ही हैं। टॉर्क का निकालोगे तो ध्यान देखना, ये आपको अगली बार मिल जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला इज इक्वल्स टू फोर्स। फोर्स बोले तो
MLT -2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोले तो L, तो यानी कुल मिला के होगा ML² T-2। ठीक, अब शायद अपना क्वार्टर सेंचुरी वाला आ जाएगा, 25th वाला, और 25th आपको मिलेगा एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम पे मैं एक काम करता हूँ, एंगुलर मोमेंटम पे मैं बना देता हूँ, ठीक है, तुम बना लो, बाद में जब कभी बारी आएगी तो ये भी बताएंगे ऐसा मैंने क्यों बनाया था, ठीक है ना, वो अपने आप दिख जाएगा, फिर दिख ही जाएगा, कई लोगों को पूछना भी नहीं पड़ेगा, बोले उस बार स्टार क्यों आप बना रहे थे, ठीक है ना, बना दें। ठीक, जैसे आप पहुँचते हैं, क्वेश्चन होगा सर। हाँ बहुत ज़्यादा आस्क्ड है, वो दिख जाएगा, हमने कल क्वेश्चन कराएंगे दिखने लगेगा। जैसे कल तुम्हें सिंपल पेंडुलम नज़र आ रहा होगा, एंगुलर मोमेंटम पे जाओगे तो एंगुलर मोमेंटम होता है, ध्यान रखना, ये चलो ऐसे लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू आपका मोमेंटम जो लीनियर मोमेंटम था, सिंपल मोमेंटम, और इनटू वही आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसलिए आप जब डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे तो डायमेंशनल फार्मूला मोमेंटम आप देखना पीछे जो शुरुआत में 10-12 निकालें उन्हीं में पड़ा हुआ है। मोमेंटम था मास इनटू वेलोसिटी, ये रहा मास, ये रही वेलोसिटी, और ये रहा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये हो जाएगा आपके लिए ML² T-1। ठीक, अब आप जाएंगे इसके बाद एक 26th और 27th, छोटे छोटे दो और बस कर दें एंगुलर मोमेंटम, फिर मुझे बताइएगा। ट्वेंटी सिक्स है आपका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड तो याद होगा यार, टाइम पीरियड होता था, टाइम पीरियड याद है किसी को? बोलो वाल को, टाइम पीरियड क्या क्या कहलाता है, किसी को याद है कि भूल गए? अभी मेजरमेंट टेक्निक्स में केपलर्स लॉज बता रहा था, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ मरकरी कहा था 89 डेज, अर्थ का कहा था टाइम पीरियड कितना है 365 डेज। अभी याद नहीं आया? टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। और अगर ऐसा आप कहते हैं तो यहाँ हम कह सकते हैं कितना होता है आपका टाइम पीरियड, टाइम टेकन इन वन रिवॉल्यूशन या रोटेशन, जो भी आप कहना चाहें। एक मज़ेदार बात है, चाहे जाए में टाइम लिया गया हो पर है टाइम, है तो टाइम ही, इसलिए आप सिंपली कह देंगे इसका मतलब आपका डायमेंशनल फार्मूला बहुत सिंपल सा हो जाएगा और वो हो जाएगा टाइम बोले तो टी ख़त्म। तो एक लास्ट और करेंगे, कर दें टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू टाइम टेकन इन 1 सेकेंड, ओ सॉरी टाइम टेकन इन 1 रिवॉल्यूशन और फिर एक लास्ट फार्मूला जो पूछूंगा आपसे, क्या आपको वो याद है, ऐसा पूछ लूँगा। और वो ये पूछ लूँगा, अगर 9th की याद हो, एक आप पढ़ते थे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड अपोजिट होते थे। टाइम पीरियड होता था टाइम टेकन इन 1 रिवॉल्यूशन, यानी एक रिवॉल्यूशन में लगने वाले सेकेंड्स, और फ्रीक्वेंसी होती थी 1 सेकंड में लगने वाले रिवॉल्यूशंस। फ्रीक्वेंसी हुआ करती थी रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकेंड, और इसलिए आप बताते थे फ्रीक्वेंसी होती थी 1/t। दिखा दें, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकेंड, आपको मिल जाएगा f इज इक्वल्स टू 1/t, और इसलिए डायमेंशन डायरेक्ट लिख देता हूँ। 1/t का मतलब डायमेंशनल फार्मूला आप कितना लिख देंगे, t-1। ठीक, इस तरह से आपने 27 नंबर ऑफ फार्मूले आज कवर अप कर लिए हैं। अब मुझे बताएं, क्या किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत भरे या टफ चीज़ लगी? पहले तो ये मुझे बताएं। सर अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, जब याद करेंगे तो ठीक है,
नहीं पता चलता बेटा। मैंने क्या कहा, अगर आप पढ़ रहे हैं, आपने एक बात ध्यान नहीं दी, लास्ट टर्न पे हम लोग जो हैं, एक सिंपल सी बात बताओ, जब अपने 11th-12th में पढ़ते हैं तो सारे लोग, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे सीनियर हों, चाहे पुराने पढ़ने वाले, चाहे घर वाले, वो एक चीज़ कहते हैं, जी मेंस की तैयारी करने, IIT तैयारी कर रहा है, कर रहा है, वो कर रहा है। आप जो टॉपिक पढ़ रहे थे, मैंने जी मेंस के पिछले 10 साल के क्वेश्चन आपको करा दिए 15 के। आपको कहाँ ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन कर रहे हैं सर, ऐसे क्वेश्चन ओह ऐसे आएंगे तो हमसे होंगे ही नहीं। नहीं, कुछ हो गए होंगे, कुछ में लगा होगा नहीं हाँ ठीक है अब हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो वो चीज़ें आपके लिए टफ़ नहीं होती। चीज़ें टफ़ कब होती हैं मालूम है? जब हम पढ़ नहीं रहे होते तो पता ही नहीं होता इनमें करना क्या है। अगर आप इनको पढ़ते हुए जा रहे हैं, और मैंने कहा टीचर से आपकी फ्रीक्वेंसी मैच्ड है, टीचर बताता जा रहा है, आप उतना काम करते जा रहे हैं, तो आप सही चल रहे हैं। वो चीज़ें धीरे धीरे आप कवर अप कर जाएंगे, कोई टफ़ नहीं होता। क्यों भैया, तुम्हारे लिए सिलेबस बनाया गया है, तूने ध्यान नहीं दिया। इसलिए 11th का सिलेबस 11th वालों के लिए होता है। मोमेंटम में 5 स्टार क्यों है, नहीं ये मैं बताऊंगा, तो तुम टेंशन मत लो। बस अब अगली चीज़ जो आपने सवाल पूछा है उसी पे हम जवाब देंगे। आपने यही पूछा है इसको अप्लाई कहाँ करना है, क्योंकि मैंने कहा यही एक सबसे ख़ास चीज़ बच जाती है कि ये जो 25-30 फॉर्मूले हमने निकाल के रख लिए, और हो सकता है अगले टर्न में हम फिर 5-7 निकालें, इनका हम करेंगे क्या? तो इनका करेंगे क्या, दैट विल बी कंटिन्यूड डॉट 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 डॉट, हॉरर सीरियल्स की तरह, है ना? क्या होगा इनका सरप्राइज। हाँ बस अब तुम एक रात इसी टेंशन में गुजारो, क्या होगा इनका। हम नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे, कोई चिंता नहीं। एप्लीकेशंस बताएंगे, 4 एप्लीकेशंस है अपने पास, वी विल डिस्कस दैट। मैथमेटिकल एप्लीकेशंस हैं, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है ना।